आम का सीजन शुरू हुआ था। हर किसी के पास अपनी अपनी हापूस आम की बाग थी। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला यशोदा दादी के पास भी 10 हापूस के पेड़ थे और अब मीठे रस भरे आमों से खिल उठे थे। यशोदा दादी मजदूरों से आम के पेड़ को पानी दिलवा रही है। तभी कुछ गांव वाले वहाँ से गुजरते हैं। अरे वाह दादी, लगता है इस साल भी सबसे अच्छा आम निर्माता का पुरस्कार आप ही को मिलेगा। सब ऊपर वाले की कृपा है और आपकी मेहनत की सफलता है। हाँ, वरना कौन इस उम्र में इतने कठोर परिश्रम उठाता है। दादी को अपनी आमराई से बड़ा लगाव था और सारे पेड़ों पर अपने बच्चों जैसी ममता थी। एक दिन यशोदा दादी का पोता राजू उनसे मिलने गांव आया। दादी जी प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ बेटा। शहर में सब कैसे है? तुम्हारे माता पिता ठीक है ना? सब ठीक है दादी। मेरी बोर्ड की एग्जाम खत्म हुई तो मैं आ गया आपसे मिलने और आपको मदद करने। राजू के आने से यशोदा दादी खुश हो जाती है। दिन निकलते हैं और एक दिन अचानक राजू दौड़ता हुआ दादी के पास आता है। दादी जी, दादी जी। राजू की आवाज सुनकर दादी हड़बड़ी में बाहर आती है। अरे राजू, क्या हुआ? हाफ क्यों रहे हो बेटा? दादी जी, एक आदमी हमारे आम के पेड़ पर बैठा आम तोड़ रहा है। क्या? कौन है वो नालायक? पता नहीं दादी जी, मैंने और हमारे मजदूर चाचा ने उसे टोका तो हमें चिल्ला के भगा दिया। अच्छा, चलो चलते हैं। कौन घुसा है मेरी अमराई में? मैं भी तो जरा देखूं। दादी और राजू अमराई पहुंचते हैं। आम के पेड़ पर बैठा एक अपरिचित आदमी देख दादी का खून खौलता है। ए मूर्ख, कौन हो तुम? हाँ, और मेरे पेड़ के आम क्यों तोड़ रहे हो, वो भी मुझसे बिना पूछे? दादी की आवाज सुन के वो आदमी हंसने लगता है, जिससे दादी को और गुस्सा आता है। अरे बहरा है क्या? नीचे उतर, उतर नीचे, नहीं तो कोतवाल को बुलाती हूँ। उतर नीचे। तेरी ये हिम्मत, मेरे आम मेरी आंखों के सामने चुरा रहा है? बेशरम नालायक कहीं का। दादी की बात का उस आदमी पर कोई असर नहीं होता और वो दादी से बहस जारी रखता है। ओ बुढ़िया, क्यों झमेला कर रही हो? ये आम खाने का मुझे पूरा अधिकार है। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? आदमी की बातें सुन दादी गुस्से से लाल हो जाती है। अरे मूर्ख, मैं कौन हूँ पूछता है? हाँ, सारा गांव जानता है ये पेड़ मैंने लगाए हैं, इसकी परवरिश मैंने की है। उतर नीचे। तो क्या हुआ? मैं नहीं मानता ये पेड़ आपका है। आदमी का उत्तर सुन के दादी और राजू चकरा जाते हैं। ओ भाई साहब, पूरा गांव जानता है कि ये पेड़ मेरे दादी जी का है। अब चुपचाप नीचे उतरो। ओए 1.5 फुटिए, तुम बीच में मत बोलो। मैंने कहा ना, मैं पेट भर के आम खाऊंगा और फिर नीचे उतरूंगा। जाओ, जो करना है कर लो। आदमी की हिम्मत देख के दादी और राजू परेशान होते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ मूर्ख, साफ साफ कहो। देखो बुढ़िया, मैं सिर्फ इस सृष्टि के निर्माता को मानता हूँ, जो कि ऊपर वाला है। ये सारी दुनिया उसी ने बनाई है। क्या आप इस बात से सहमत है? हाँ हूँ, लेकिन इससे मेरे पेड़ का क्या लेना देना? हाँ, इसका मतलब इस दुनिया की हर चीज पर उसी का हक है, इस आम के पेड़ पर भी। आदमी की बातें सुनकर दादी और राजू फिर से चकरा जाते हैं। तो तुम इस पेड़ पर क्यों हक जता रहे हो? क्योंकि मुझे भी ऊपर वाले ने निर्माण किया है। इसका मतलब उसकी बनाई हर चीज पर मेरा भी अधिकार है और मैं उसी के आदेश का पालन कर रहा हूँ। आदमी की गोल गोल बातें सुन के दादी और राजू उलझन में पड़ते हैं। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? ये पेड़ तुम्हारा है? अरे सठिया गए हो क्या? ओ भाई साहब, नीचे आओ और अपनी बकवास बातें बंद करो। बिल्कुल नहीं, तुम जाओ, मेरे काम में दखल मत करो। मैं भगवान के आदेश का पालन कर रहा हूँ। कौन सा आदेश? भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि इस पेड़ पर लगे आम खाकर मैं अपना पेट भरूं। आप कृपया मेरे और मेरे काम के बीच मत आइए। आदमी की बात सुन के दादी सोच में पड़ती है। ये ऐसे नहीं मानेगा। राजू, चलो घर। लेकिन दादी, ये मूर्ख तो कुछ भी बकवास कर रहा है। क्या आपको इसकी बातों पर विश्वास है? तुम घर तो चलो, मैं सब बताती हूँ। दादी और राजू घर आते हैं। कुछ देर सोचने के बाद, राजू बेटा, माले पे पड़ी मेरी बड़ी बाम्बू की नुकीली लाठी और रस्सी ले आना। और हाँ, रसोई में रखा सूखे लाल मिर्च का डिब्बा और माचिस भी ले आना। जी दादी, अभी लाया। राजू दादी की बताई सारी चीजें ले आता है और दोनों फिर से अमराई की तरफ निकलते हैं।
दादी आप क्या करने वाली हो इन चीजों का? तू चल तो फिर बताती हूँ। दोनों आमराही पहुंचते हैं। वो बेकार आदमी अभी भी आम के पेड़ पर आराम से आम खाता दिखाई देता है। राजू, ये सारी सूखी लाल मिर्च पेड़ के तने के पास रख और इस माचिस से जला दे। राजू सारी लाल मिर्च पेड़ के पास रख के जला देता है। अब धीरे धीरे धुआं हवा में ऊपर की तरफ फैलने लगता है। दादी और राजू अपना मुंह कपड़े से ढांक लेते हैं। ओए ओए बुढ़िया, ये क्या कर रही हो? पता नहीं, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। श्राप लगेगा तुम्हें, याद रखना। दादी उस आदमी की बातों को नजरअंदाज करती है और बाम्बू की नुकीली लाठी से पेड़ पर बैठे उस आदमी को टोकना शुरू करती है। लाठी की चुभन से आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। ओए ओए, बचाओ बचाओ, ये बुढ़िया मुझे मार डालेगी। आखिरकार उस आदमी को पेड़ से नीचे उतरने के अलावा कोई चारा नहीं रहता और वो पेड़ से कूद जाता है। जैसे ही वो पेड़ से जमीन पर कूदता है, राजू उसे रस्सी से बांध देता है और दादी लाठी से मार मार के उसे अच्छा प्रसाद खिलाती है। बगीचे के मजदूर भी अब दादी की सहायता करने आते हैं। रुको रुको, अरे क्यों मार रहे हो मुझे? भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, श्राप देगा। ओए ओए, बचाओ बचाओ। अरे हमें क्यों श्राप देगा भगवान? क्योंकि आप उसके बंदे और उसके काम के बीच आ रहे हो, उसके बताए कार्य को रोक रहे हो। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। दादी की बात सुन के आदमी अचरज में पड़ता है। क्यों नहीं हो सकता? अरे क्योंकि ये लाठी ऊपर वाले की है और मैं भी ऊपर वाले की बंदी हूँ और उसी ने मुझे तुम्हें पीटने का आदेश दिया है। अब तुम भगवान के इस कार्य में बाधा मत डालो, वरना तुम्हें पाप लगेगा। अब उस आदमी की आंखें खुलती है और वो दादी से माफी मांगता है। मुझे माफ कीजिए, मैं झूठ बोल रहा था, मुझे जाने दीजिए। वो तो हमें पता है कि तुम झूठ बोल रहे थे, लेकिन आगे से याद रहे, भगवान के नाम पर गलत काम मत करना, वरना एक दिन बहुत बड़ी सजा मिलेगी। चलो निकलो अब यहाँ से और फिर कभी मेरी बाग में पैर मत रखना। भागो। आदमी दुम दबा के भाग जाता है और सारे लोग दादी माँ की चतुराई देख तालियां बजाते हैं। दादी जी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे कमाल क्या है बेटा, थोड़ी सी सूझबूझ और होशियारी काम आई, और क्या।